बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन के चैप्टर 24 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर में हम लोग एंटी सीए ड्रग्स को पढ़ेंगे जो कि फार्माकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखते हैं सीजर क्या होता है। सीजर बेसिकली ब्लास्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी में मुख्तलिफ चेंजेस आ सकती हैं, मूवमेंट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, अब सीजर्स की कई टाइप्स हैं जिनके उन्होंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, तो मैं इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। लिपिनकॉट में की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मिनी कैटजन में एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई। तो मतलब एग्जाम में आपसे वो पूछेंगे नहीं कि इस सीजर में क्या होता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ जी, सीयर बनता किस तरह से है। ये देखो ब्रेन है ना, ये आपके ब्रेन का हो गया जी एक हेमिस्फेयर, और ये आपके ब्रेन का हो गया दूसरा हेमिस्फेयर। इतनी गंदी डायग्राम बनाता नहीं हूँ मैं, लेकिन मतलब इस वक्त डायग्राम की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। एनीवेज, अच्छा, अब ब्रेन के ना पर्टिकुलर एरियाज, बॉडी के पर्टिकुलर एरियाज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये वाला एरिया जो है वो आपके पाँव को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला आपकी टांगों को, फिर ये इसी तरह से बॉडी को, गर्दन को, सर को, हाथों को। सही है, ये सारा मोटर मूवमेंट करवा रहा है। वेरी सिमिलरली ये एरिया जो होता है वो सेंसेशन रिसीव करने में इन्वॉल्व है। सीधे की बात आपको पता है, प्राइमरी कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स वगैरह होते हैं। अब कुछ सीजर्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ इस हेमिस्फेयर के सिर्फ इस पोर्शन को अफेक्ट कर दिया। इस पोर्शन को अफेक्ट करने की वजह से क्या होगा जी, पेशेंट का बाजू हिल रहा है, बस बाकी बॉडी नॉर्मल है, सिर्फ बाजू में मसला आ रहा है। तो ये चूंकि एक जगह पे फोकस्ड है, इनको हम नाम देते हैं फोकल सीजर्स। तो सीजर्स की एक टाइप हो गई आपके पास फोकल सीजर्स। अब ये जो फोकल सीजर्स हैं, अगर तो फोकल सीजर में बंदा कॉन्शियसनेस में होश बहाल है, तो ऐसे फोकल सीजर को हम नाम देंगे सिंपल फोकल सीजर्स, कि भाई होश तो बहाल है, सिर्फ सीजर हो रहा है। और अगर कॉन्शियसनेस नहीं रही, बंदा अनकॉन्शियस हो गया है, तो उसको हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, सही। अच्छा, अगर ब्रेन का एक पर्टिकुलर एरिया इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि काफ़ी सारा ब्रेन इन्वॉल्व है और तकरीबन पूरी बॉडी में मसला आ रहा है, उसको हम फिर नाम दे देते हैं जनरलाइज्ड सीजर। सही होगी बात। अब जो जनरलाइज सीजर्स हैं, इनकी फर्दर काफ़ी सारी टाइप्स हैं। सिर्फ ये नहीं है बेहोश में कॉम्प्लेक्स और होश में सिंपल, बल्कि काफ़ी सारी टाइप्स हैं। अच्छा जी, सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप आती है आपके पास जनरलाइज सीजर की, वो है टोनिक क्लोनिक सीजर। काफ़ी हद तक नाम से जाहिर है, टोनिक बॉडी में टोन इंक्रीज कर गई। क्लोनिक बेसिकली क्लाउन की तरह रैपिड मूवमेंट चल रही हैं। ठीक है, क्लाउन मैंने खुद से बनाया है, मतलब इसका क्लाउन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बताया मैंने। अब होगा बेसिकली क्या, एक ज़रा सिनेरियो समझो, बंदा चल के जा रहा है, वो करते करते वो अचानक रुक गया। ठीक है, और वो ज़मीन पे गिर गया। ज़मीन पे गिरने के बाद उसकी बॉडी अकड़ सी गई है, और वो ऐसे 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 कांप रहा है। कांप नहीं रहा, तड़प रहा है। ठीक है, जिस तरह मछली को पानी से निकाले वो तड़पती है ना, उस तरह से तड़प रहा है बेचारा। ठीक है, तो बॉडी की टोन भी बनी हुई है और वो तड़प भी रहा है, तो ये होता है टोनिक क्लोनिक सीजर। ठीक है, अब जैसे ही ये इस तड़पने वाले, इस सीए वाले स्टेट से निकलेगा, तो चूंकि उसके मसल्स ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर ली है, मसल्स ने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ कर ली है, तो ग्लूकोज को यूज़ हो जाने की वजह से ब्रेन थोड़ी देर ज़रा अनकॉन्शियस ही रहेगा। तो सीजर के बाद जो ब्रेन थोड़ी देर अनकॉन्शियस रहता है, इसको हम नाम देते हैं पोस्ट इक्टिकल स्टेट। ठीक है, ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो वैसे आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो कि पोस्ट इक्टिकल स्टेट क्या होती है। सही होगी बात। टोनिक टोनिक सीजर में पोस्ट इक्टिकल स्टेट भी बड़ी ज़्यादा असर होगी। दूसरी फिर एक और टाइप ऑफ सीजर आती है एब्सेंस सीजर्स। यार काफ़ी सारी बातें तो नाम से जाहिर होती हैं। एब्सेंस सीजर कतई नहीं, बंदा एब्सेंट माइंडेड है, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अचानक पेशेंट के होश ही गुम गए। और अब ऐसे बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, और बैठे बैठे उसने एकदम खिड़की की तरफ देखना शुरू कर दिया। टीचर की बात को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, टीचर की बात को वो सुन नहीं रहा, बस वो अपनी एक दुनिया में मगन हो गया, गुम हो गया, एबसेंट हो गया दुनिया से। ठीक है, तो तकरीबन 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, थोड़े टाइम का ही होता है, बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा बच्चा। और कोई इसमें पोस्ट इक्टिकल स्टेट वगैरह नहीं होगी, बेहोश वगैरह नहीं होगा, मूवमेंट्स वगैरह नहीं होगी, बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो एबसेंट हुआ था। ये वो हो गया एबसेंट सीजर्स। फिर आगे बढ़ाते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स। मायोक्लोनिक सीजर्स में इस तरह से होता है कि कोई मसल जो होता है वो अचानक से मूव कर जाता है। क्लोनिक क्लोनिक होता है ना, पूरी बॉडी स्टिफ हुई पड़ी है और सारे मसल तड़प रहे हैं। इसमें अब एक बच्चा बैठा हुआ है, बैठे बैठे ऐसे ना चाहते हुए भी उसका एक हाथ हिल जाता है। ठीक है, ये होता है मायोक्लोनिक सीजर। फिर मायोक्लोनिक सीजर से सिमिलर ही होता है आपके पास क्लोनिक सीजर, गोली मारो। ये होता है एटोनिक सीजर। एटोनिक नाम से जाहिर है, टोन अचानक खत्म हो जाए, तो बंदा बैठा हुआ है और अचानक उसका सर जो है वो गिर जाए। ठीक है, ऐसे बैठा हुआ था, सर अचानक गिर जाए, उसको कहते हैं एटोनिक सीजर। तो ये तो हमने जनरलाइज सीजर की कुछ टाइप्स देख ली। सही होगी बात। अच्छा, अब बीमारियां कौन कौन सी होती हैं सीजर्स की। एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं एपिलेप्सी, यानी कि क्रोनिक स्टेट है, रिकरेंट सीजर्स आ रहे हैं, सिर्फ एक दफ़ा बंदे को सीजर नहीं आया, बार बार सीजर आते हैं, उसको हम कहते हैं एपिलेप्सी। फिर इसी तरह से एक और है जिसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस।
भाईजान इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को बड़ा इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी हुई है। इसकी डेफिनेशन ये मतलब यूँ कर सकते हो कि एक सीजर आया, अभी पेशेंट पूरी तरह से उस सीजर से नॉर्मल नहीं हुआ था, होश में नहीं आया था कि एक और सीजर आ गया, और 5-10 मिनट यानी कि बंदे के इसी चक्कर में लग जाते हैं। तो ऐसे में फिर ज़्यादा मसले की बात, एपिलेप्सी यूजुअली 5 मिनट से ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता, अगर करे तो फिर वो इमरजेंसी स्टेट होती है। लेकिन स्टेटस एपिलेप्टिकस 10 मिनट या काफ़ी देर बंदा बेचारा जो ना ख़राब रहता है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है। अब फार्मा के लिए आपको क्या कुछ पता होना चाहिए, आपको फोकल सीरियस का पता होना चाहिए, टोनिक क्लोनिक का नाम आएगा, एब्सेंट सीज का नाम आएगा, एपिलेप्सी का नाम आएगा और स्टेटस एपिलेप्टिकस का नाम आएगा। ठीक है। बाकी मायो क्लोनिक क्लोनिक ये टोनिक ये बेकार है। और दूसरा, अगर आपने किसी को डिप्रेस करना है तो मैं बिग कैडन से एक और टर्म आपको बता देता हूँ, लिनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम। हाय 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 हाय, ऐसी फैंसी चीज़ें बोलने का मज़ा ही अपना होता है। लिनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम पेपर में तो उम्मीद है कि नहीं आएगी इस तरह की चीज़, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ। ये आमतौर पर 4 साल से छोटे बच्चों के अंदर मसला होता है, जिसमें बंदे टू बंदा वेरी कर रहा है। किसी के अंदर क्लोनिक सीजर हो जाएंगे, किसी के अंदर मायोक्लोनिक होंगे। तो ये एक तरह का नहीं, मुख्तलिफ तरह के सीजर होते हैं, और आमतौर पर 4 साल से छोटे बच्चों के अंदर होता है लिनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम। सो ये की बात प्रिक कैड्सन की बात है, तो वैसे ही मैंने आपको बता दी है। तो अब आपको सीजर का समझ में आ गया। तो देखो ज़्यादातर सीजर में क्या हो रहा है, एक्टिविटी एक्स्ट्रा हो रही है, तो एंटी सीजर ड्रग्स जो होंगे वो एक्टिविटी को डिप्रेस करेंगे। तो यानी कि मुख्तलिफ इनहिबिटरी एक्शंस होंगे। हम जब इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे मुख्तलिफ तरीकों से इनहिबिट कर रहे होते हैं सिनेप्सेस को, न्यूरॉन्स को, एंटी सीजर ड्रग्स। स्टार्ट करते हैं। पहले तो उन्होंने आपको एपिलेप्सी की डेफिनेशन बताई हुई है, फिर उन्होंने बताया कि भाई जो एंटी सीजर ड्रग्स होते हैं वो मुख्तलिफ ड्रग्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुख्तलिफ मैकेनिज्म हैं, मुख्तलिफ इफेक्टिवनेस है, मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने काफ़ी सारे ड्रग्स यहाँ पे आप देख लेते हैं, काफ़ी सारे नाम है। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह नाम भी याद हो जाएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता। स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स को। एंटी सीजर ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स पता होनी चाहिए भाई, ताकि हम टॉक्सिसिटीज़ को अवॉइड कर सकें, ड्रग इंटरेक्शंस को अवॉइड कर सकें, अपनी मर्ज़ी का सीरम लेवल को मेंटेन कर सकें। ख़ासतौर पर जो फेनेटोइन है, इस तरह के ड्रग्स की सीरम लेवल को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि हम ऑप्टिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स को अचीव कर सकें। तो फार्माकोकाइनेटिक्स को जानना बड़ा ज़रूरी है, बस उन्होंने शुरू में तो ये बात बताई हुई है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है जी, आपको पता है हम फार्माकोकाइनेटिक्स में आदमी को पढ़ते हैं। आदमी से मुराद है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। तो इसकी गुड ओरल बायोअवेलेबिलिटी है, एब्जॉर्प्शन अच्छी है इसकी। ओके जी। डिस्ट्रीब्यूशन जारी सी बात है यार, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेगा, क्योंकि आपने ब्रेन तक इसको पहुंचाना है, तो इसमें तो कोई हैरत की बात नहीं है। मेटाबॉलिज्म, अक्सर ऐसे हैं जिनको हेपेटिक एंजाइम्स मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है। और हेपेटिक एंजाइम मेटाबोलाइज करेंगे तो जारी सी बात है मुख्तलिफ मेटाबोलाइट्स बनेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो कि अनचेंज फॉर्म में भी एक्सक्रीट होते हैं। तो एलिमिनेशन वाली बात भी देख ली हमने, कुछ अनचेंज फॉर्म में जा रहे हैं और कुछ मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीट हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको वैसे एक एडिशन बता दूं, कुछ मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना वो होते हैं एक्टिव मेटाबोलाइट्स, यानी कि मेटाबोलाइट भी एंटी सीजर एक्टिविटी करता है। उसके अलावा एक मज़े की बात ये भी है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि ख़तरनाक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। खासतौर पे हेपेरोटॉक्सिक होते हैं। किसके होते हैं बताऊँ? वेलप्रोइक एसिड के। ये वैसे आगे हम पढ़ेंगे इसी पार्ट की वीडियो में, लेकिन मैं वैसे एक आपको टीजर्स दे रहा हूँ, ठीक है। वेल्प्रो पता याद आसानी से हो जाती है बात, अगर 2-3 बार रिपीट हो जाए ना। वेलप्रोइट हो गया, तो ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट भी बना रहा होता है। वैसे आपको पता चल गया कि लिवर के एंजाइम्स होते हैं मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, बाद वक्त हम कहते हैं कि भाई जो ब्रेन है ना वो रेजिस्टेंट है, इस ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। क्यों डेवलप हो जाती है? क्योंकि ब्रेन के अंदर आपके पास ड्रग ट्रांसपोर्टर्स होते हैं कुछ। वो ड्रग ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो उस ड्रग को ब्रेन में से बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। ये अगर आपके पास ब्रेन है जी, मैंने कहा थोड़ी बेहतर डायग्राम बना के दिखा दूँ, सही हो गया। तो इसमें ड्रग ट्रांसपोर्टर्स मौजूद होते हैं, वो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो निकाल देते हैं। तो ये हमने देख लिया रजिस्टर कैसे डेवलप होती है। अब आ जाते हैं ड्रग इंटरेक्शंस पे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके पास एंटी सीजर ड्रग में ड्रग इंटरेक्शंस। एक ड्रग का दूसरे ड्रग पर जो इफेक्ट है, बेसिकली 2 तरह के ड्रग इंटरेक्शंस हैं। नंबर एक तो हेपेटिक एंजाइम्स की वजह से। क्या मतलब हो गया जी, जो आपके एंटी सीजर ड्रग्स हैं वो किससे मेटाबोलाइज हो रहे हैं? हेपेटिक एंजाइम्स से। तो अगर हेपेटिक एंजाइम्स इंड्यूस हुए हुए हैं, यानी आपने कोई इंड्यूसर दिया हुआ है, तो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएंगे, कम एक्शन कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आपने कोई हेपेटिक एंजाइम इनहिबिटर दिया हुआ है, तो ये एंटी सीजर ड्रग्स बेचारे देर से मेटाबोलाइज होंगे। एंटी सीजर ड्रग्स ज़्यादा देर तक ब्लड में रह सकेंगे, क्योंकि उनको मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स को आपने इनहिबिट कर दिया। और शरारत की बात यह है कि ये एंटी सीजर ड्रग्स खुद भी हेपेटिक एंजाइम्स को कई दफ़ा स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे ये जो ड्रग पड़ा ना फेनिटोइन, ओए होए 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 होए, इसी तरह कार्बामेज़ेपिन, ओए होए होए, ये खुद भी शरारत करते हैं, ठीक है। हेपेटिक एंजाइम्स के इंड्यूस या इनहिबिट होने से इनका अपना मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट हो रहा है,
और ये इंड्यूस या इनहिबिट करते भी हैं, बड़े तेज़ हैं। तो ये तो होगा आपके पास एक तरह का ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ठीक, दो एंटी ड्रग्स दिए हुए हैं तो भी आपको फ़र्क पड़ेगा, दोनों का मेटाबॉलिज्म कम होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से फ़र्क पड़ेगा। दूसरे होते हैं आपके पास बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे एक्शंस। होता बेसिकली ये है, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जैसे खासतौर पर फेनेटोइन है, वो काफ़ी हद तक प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। ठीक, तो अगर आपने कोई ऐसे ड्रग दिए हुए हैं कि फेनेटोइन बाइंड नहीं हो पा रहा, तो जाहिर बात है फेनेटोइन का ब्लड में लेवल इंक्रीज कर जाएगा। सही के बाद तो ये हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तो पढ़ ही लिया है। अब हम एक एक ड्रग को इंडिविजुअली करेंगे। तो सबसे पहले आता है फेनेटोइन। नाम से आपने इतना घबराना नहीं है क्योंकि ये याद हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया है। अच्छा जी, फेनेटोइन का देखा जाए तो पहले तो उन्होंने ओरल बायोअवेलेबिलिटी कही है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फ़र्क होने की वजह से इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो है वो वेरी कर रही होती है। दूसरी बात उन्होंने अहम ये बताई आपको कि ये शुरू में तो कह लो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, लेकिन अगर हम इसको मीडियम टू हाई डोज में दें तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। ये ऑर्डर काइनेटिक्स बेसिकली मेटाबॉलिज्म के हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये होता है जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म है, कंसंट्रेशन बढ़ गई मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। लेकिन जब एक हद से ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हम कहते हैं भाई मेटाबॉलिज्म मजीद को बढ़ा नहीं सकते हम, अब मेटाबॉलिज्म इतना ही रहेगा। तो मेटाबॉलिज्म कांस्टेंट हो जाता है चाहे कंसंट्रेशन और जितनी मर्जी बढ़ाई जाओ। तो इसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि चैप्टर 23 में मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था एथनॉल के केस में। सही होगी बात। अब आ गया इंटरेस्टिंग पॉइंट कि फेनेटोइन एक्सटेंसिवली बाइंड कर रहा होता है आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। तो वो भी अगर आपने फेनेटोइन के 100 मॉलिक्यूल्स दिए ना, तो वो कहते हैं कि तकरीबन उसमें से 97 टू 98 मॉलिक्यूल्स, यानी 97 टू 98% जो फेनेटोइन है वो बाइंड कर देता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। सिर्फ 2 to 3% होता है जो कि फ्री फॉर्म में होता है। अब अगर आपने कोई और एंटी-सीयर ड्रग्स दे दिए हैं और वो वाले एंटी-सीयर ड्रग्स भी प्लाज्मा प्रोटीन से मोहब्बत रखते हैं, वो भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, तो जाहिर बात है फेनेटोइन तो इतना अटैच नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई और ड्रग्स दे दिए हैं जो कि इसकी बाइंडिंग को इफेक्ट करेंगे, तो जाहिर बात है फेनेटोइन का फ्री प्लाज्मा लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। समझो की बात। तो ये वाली बातें उन्होंने यहाँ पे की हुई है कि दूसरे ड्रग्स सच एज कार्बामेजेपिन, सल्फोनामाइड्स, वैल्प्रोएट, अगर आप ये दोगे तो फिर फेनेटोइन का फ्री ब्लड लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। बाकी मेटाबॉलिज्म का वही इंड्यूसर इनहिबिटर वाली बात है कि अगर आपने लिवर एंजाइम्स इनहिबिटर्स दिए हुए हैं तो ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा या कम हो पाएगा। अगर आपने लिवर एंजाइम्स इंड्यूसर्स दिए हुए हैं तो जारी बात है ये जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगा। और ऊपर से ये खुद भी इंड्यूस कर रहा होता है लिवर के एंजाइम्स को। ठीक है, तो बड़ा शरारती है ये। उसके अलावा एक और नाम है फॉस्फेनेटोइन। फॉस्फेनेटोइन जो होता है वो ज़रा ज़्यादा शरीफ है आपके पास। सही होगी बात। नेक्स्ट आता है आपके पास कार्बामेजेपिन। कार्बामेजेपिन के बारे में भी वही सिंपल सी बात है जो कि फेनेटोइन के बारे में थी। इसका प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन वाला इतना कोई लीथल किस्म का केस नहीं है। बस ये ध्यान में रखा हो कि ये हेपेटिक एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रहा है, इसलिए हेपेटिक एंजाइम्स के इंड्यूसर्स का, इनहिबिटर्स का इसके ऊपर एक्शन होगा और ये बताते खुद भी हेपेटिक एंजाइम्स के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है जी। और इसकी एक और ड्रग का नाम लिखा हुआ उन्होंने ऑक्स कार्बामेजेपिन, सॉरी ऑक्स कार्बेजिपिन। ठीक है जी। अब मैं आपको बिग कैट से एक और नाम बता देता हूँ, आपने याद रखना है। ऑक्स कार्बेजिपिन है, इसी तरह से असली कार्बेजिपिन भी होता है। तो असली नहीं है, बेसिकली इट्स ESLI। ठीक है, असली कार्बेजिपिन। ठीक है, तो कार्बेजिपिन था। अच्छा ये देखो मी का फ़र्क आ रहा है, कार्बमेजिपिन होता है। ठीक है, लेकिन नाम क्या है, असली कार्बेजिपिन। इसी तरह से ऑक्स कार्बेजिपिन, यहाँ पे आप देख सकते हो नाम लिखा हुआ है ऑक्स कार्बेजिपिन। सही होगी बात। तो मैंने आपको असली कार्बेजिपिन एक एक्स्ट्रा नाम बता दिया बिग कैट से, बस एमी डिप्रेसर मारने के लिए। आयो जी आगे वेलप्रोएट की तरफ, वेरी सॉरी, आ जाओ जी आगे वेलप्रोएट की तरफ। अच्छा वेलप्रोएट जो होता है ना, ये इसकी भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है भाई। सिंपल सी बात ये है कि मैंने आपको पहले बताया था इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। कौन से मेटाबोलाइट, समझ आ गई? हेपेरोटॉक्सिसिटी होते हैं मेटाबोलाइट्स की। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी जब मैं फार्माकोकाइनेटिक्स को यहाँ पे पढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे बात है ना कि मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, बाजू का एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी होते हैं और बाजू का टॉक्सिक भी होते हैं। तो वेलप्रोएट के टॉक्सिक होते हैं और बाकी बातें सेम है वेलप्रोएट के बारे में कि ये लिवर एंजाइम से इनहिबिट हो रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि फेनेटोइन को प्लाज्मा प्रोटीन्स पे अटैच होने में जो असल तंग करता है ना, जो फेनेटोइन की असल सौतन है जो उसको प्लाज्मा प्रोटीन्स पे सही से लगने नहीं देती, वो वेलप्रोएट है। तो वेलप्रोएट के ड्रग इंटरेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं फेनेटोइन से, दो वजूहत से। एक तो ये कि ये जो लिवर एंजाइम्स को इनहिबिट करना है या मेटाबोलाइज करना है वो भी करेगा, और दूसरा कम्पीट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए। सही की बात। और ख़ुद जब ये टूटता है तो हेपेरोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनाता है। और एक और बात इसके बारे में ये है कि वेलप्रोइक एसिड या वेलप्रोएट एक ही बात है,
इसका जो एक्टिव कंपोनेंट है वो होता है आपके पास वैल्प्रोएट आयन। सही है बात। तो वैल्प्रोएट के बारे में आपको 2-3 बातें मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपको क्या पता होनी चाहिए जी। नंबर 1, फेनेटोइन से कम्पीट करता है फेनेटोइन की प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंडिंग कम करके। नंबर 2, मुख्तलिफ एंटी-सीए ड्रग्स को इनहिबिट करता है क्योंकि ये हेपेटिक एंजाइम्स को इंड्यूस कर रहा है, उनका इंड्यूसर है। नंबर 3, इसके अपने मेटाबोलाइट्स हेपेटोटॉक्सिक होते हैं। नंबर 4, इसका एक्टिव कंपोनेंट वैल्प्रोएट आयन होता है। सही हो गया। दूसरे ड्रग्स की बात की जाए तो जनाब वाली गाबापेंटिन, प्री गाबालिन, ये सारे जो होते हैं ये अनचेंज फॉर्म में निकलते हैं। फिर इसी तरह से थोड़ा बहुत उन्होंने आपको दूसरों का मेटाबॉलिज्म बताया हुआ है कि ये आपके पास टीगाबाइन, टोपिरामेड, जोनिसामाइड, ये सारे हेपेटिक मेटाबोलाइज हो रहे हैं। फिर उन्होंने बताया हुआ है आपको प्रीपेन, ये तो रट्टे वाली बातें हैं और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। लेबोरेटरी जीन जो होती है उसकी हेपेटिक ग्लूकोनेडेशन होती है। रेटिकाबाइन जो होती है वो आपके पास ग्लूकोनेडेशन, मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है अलबत्ता, बस यही था। सही होगी बात। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।